नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो कांग्रेस और विपक्ष ये चाहता था कि कुंभ पर थोड़ी बातचीत हो और कुछ नहीं तो कम से कम कुंभ की भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं उनको एक श्रद्धांजलि ही दे दी जाए, संसद से एक प्रस्ताव पास हो जाए कम से कम श्रद्धांजलि का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, ये सारे लोग जो खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि बताते हैं, कुंभ में मारे गए हिंदुओं के लिए दो शब्द कहने की इजाजत भी नहीं मिली। किसी बहस की बात तो छोड़ ही दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में जरूर कहा कि हजारों लोग कुंभ में मारे गए हैं। इस पर बवाल मचने लगा कि आप हजारों लोग कैसे कह सकते हैं। बहुत सही बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि अगर हजारों लोग नहीं मरे हैं तो कम से कम आप सही संख्या बता दीजिए। अखिलेश यादव ने भी बहुत क्लियर कहा इस बात को कि 30 लोगों की संख्या जो सरकार दे रही है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुंभ का एक ऐसा मसला है जिसमें लगातार मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है और संसद के अंदर भी इस पर बहस नहीं होने देना या इस पर कोई श्रद्धांजलि का प्रस्ताव नहीं पास होने देना क्या कहता है आप खुद समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि खुद को हिंदुओं का ठेकेदार, हिंदुओं का प्रतिनिधि बताने वाले लोग कुंभ में मरे हुए हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं। वहां तो यह तमाशा है कि जो सवाल उठा दे, भले वो शंकराचार्य हो, उसके खिलाफ मीम चला दीजिए, उसके खिलाफ अभियान चला दीजिए। ज्यादा कुछ हो तो केस कर दीजिए और कुछ हो तो कुछ और कर दीजिए। कैसे भी सच्चाई बाहर मत आने दीजिए कि कैसे अव्यवस्था के कारण, वीआईपी वाले तमाशे के कारण वहां पर जाने गई हैं। कम से कम यह तो बता दीजिए कि कितनी जाने गई हैं। खैर, कल का दिन संसद में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कई वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह थी वो था राहुल गांधी का भाषण। मैंने पहली बार देखा कि राहुल गांधी का पूरा भाषण मोदी जी ने बैठकर सुना। यह अलग बात है कि पता नहीं क्यों पूरे टाइम वो सर झुकाए हुए थे। कई लोग जब बहुत गौर से सुन रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं तो सर झुका लेते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। यह संभव है कि संसद के अंदर कई सारे लोगों को समझने में दिक्कत आई हो, लेकिन मोदी जी पूरे भाषण के समय संसद में रहे और भाषण खत्म होने के बाद ही उठकर गए। यह अपने आप में एक बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण घटना है और मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। यह बिल्कुल होना चाहिए कि जब मोदी जी बोलें तो राहुल जी पूरे टाइम रहें, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, और जब विपक्ष का नेता बोल रहा हो तो उस समय मोदी पूरे टाइम वहां पर रहें, क्योंकि कोई देश का दुश्मन नहीं है। जो बोल रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। असल में इस बहस की शुरुआत ही बड़ी मजेदार हुई। राहुल गांधी उठ के खड़े हुए बोलने के लिए और कैमरा ओम बिरला की तरफ था। अब राहुल गांधी ये कहानी जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो कैमरा हटा दिया जाता है, तो उन्होंने थैंक यू कह के इंतजार किया कि कैमरा उनकी तरफ आए, और जब कैमरा उनकी तरफ आया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि डबल थैंक यू। इसके पहले वो कैमरा बोल चुके थे, मतलब इशारा कर चुके थे कि भैया मैं बोल रहा हूं तो कम से कम कैमरा मेरी तरफ करो, जनता देखे तो कि कौन बोल रहा है। Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you. Double thank you, sir. इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बोलना चुना, हिंदी में नहीं बोला और पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। यह भाषण अपने आप में कमाल कई वजहों से था। आप राहुल गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं, आप राहुल गांधी से नफरत कर सकते हैं, आप राहुल गांधी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं देश के लिए। और सबसे लंबे समय तक उन्होंने बात की देश की अर्थव्यवस्था पर, इकॉनमी पर, क्योंकि इकॉनमी को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारा रोजगार लगातार कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई लगातार हमारे यहां बढ़ती जा रही है, और जिस पॉइंट पर उन्होंने उंगली रखी उस पर अक्सर इंटेलेक्चुअल सर्किल में तो बात होती है, लेकिन आजकल लोकसभा में किसी नेता का विद्वत्ता भरा हुआ भाषण सुनना जरा मुश्किल काम हो गया है। बहुत कम नेता हैं लोकसभा में बोलने वाले जिनका भाषण हम सुन सकते हैं। बहुत लोग जिनको विद्वान भी माना जाता है वो भी इमोशनल कार्ड ज्यादा खेलते हैं, मुद्दों पे कम बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया जिस पर चुप्पी बनी हुई है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का। दरअसल देश का विकास विकास सब बातें होती रहती हैं, उस पर हम लोग भी लगातार बोलते रहते हैं, डेटा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन असल चीज राहुल गांधी ने जिस तरफ उंगली उठाई वो ये थी कि हम बना क्या रहे हैं।
वही देश विकास करता है, उसी देश में रोजगार पैदा होता है, वही देश आगे बढ़ता है जो कुछ बना पाता है। हालत यह है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसमें कोई नई चीज बनती है, 2014 में पूरी जीडीपी की 15.3% थी और अब वो घट के सिर्फ 12.6% रह गई है। विकास की परिभाषाएं जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे उस समय कहा जाता था कि जैसे जैसे देश विकास करता है, जो टोटल उसकी इनकम होती है उसमें एग्रीकल्चर का परसेंटेज घटता जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है। हमारे यहां हुआ क्या है कि किसानी की जो हालत है वो तो आप जानते ही हैं, एग्रीकल्चर लगातार सिकुड़ता गया है और सर्विस सेक्टर एकदम बढ़ता चला गया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कम हो रहा है, जिसको बढ़ना चाहिए था। अब क्यों कम हो रहा है? आपको याद होगा मेक इन इंडिया, एक शेर आया था मेक इन इंडिया के नाम पर, बड़ा शोर हुआ था एक जमाने में। मोदी जी हर भाषण में मेक इन इंडिया किया करते थे। वैसे मोदी जी की बड़ी मजेदार आदत है, जब कोई चीज लाते हैं तो उसका खूब शोर होता है और फिर अपनी ही योजना वापस ले लेते हैं। नेहरू जी को याद करते हैं, इंदिरा जी को याद करते हैं, कभी कभी राजीव गांधी को भी याद कर लेते हैं, लेकिन अभी गोल्ड वाली जो योजना थी इनकी, खुद ही इन्होंने वापस ले ली। कितनी योजनाएं ये खुद ही वापस ले चुके हैं। योजना शुरू होती है, योजना खत्म हो जाती है। दरअसल प्लानिंग नहीं होती है, शोबाजी ज्यादा होती है। तो मेक इन इंडिया आया, उसकी भी शोबाजी थी। पता यह चला कि मेक इन इंडिया का जो शेर है वो भी कहीं और से लाया गया था, वो भी ओरिजिनल नहीं था। फिर भी चलो, अच्छी योजना थी कि भारत के अंदर बनेगा। अब वैसे मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या फर्क है, ये 90% जनता समझती नहीं है। दरअसल मेक इन इंडिया जो है वो पूरी तरह से ये हो गया कि सब सामान बाहर से ले आइए और आप असेंबल कर लीजिए। जैसे आपको एक मोबाइल बनाना है तो मोबाइल का जो ऑपरेटर्स, जो अंदर चीजें हैं, जो चिप है, ये है, वो सब चाइना से या कहीं और से आता है, यहां डब्बा बनता है और वो मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो आपकी देश की जो प्रोडक्शन की क्षमता है, आपके देश की जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, वो नहीं बढ़ती। हमारा देश एक असेंबलिंग कंट्री बन के रह गया है। उन्होंने संसद में मोबाइल दिखाया कि हम कहते हैं कि यह मोबाइल भारत में बना है, लेकिन दरअसल यह झूठ है। मोबाइल भारत में नहीं बना है। मोबाइल का हर हिस्सा बाहर से बन के आता है, यहां पर सिर्फ असेंबल होता है। और जब आपके यहां असेंबल होगा तो दो चीजें होंगी। पहली बात तो यह कि आप हर चीज के लिए दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट होंगे। अगर चाइना आपको अचानक चिप देना बंद कर दे, उससे रिश्ते खराब हो जाएं, तो आपके यहां मोबाइल बनने बंद हो जाएंगे, आपके यहां हथियार बनने बंद हो जाएंगे, आपके यहां रेलवे के डब्बे और रेलवे के इंजन बनने बंद हो जाएंगे, देश ठप पड़ जाएगा। यही तो वजह है कि चाइना के सामने हम लड़ नहीं पाते। यही तो वजह है कि चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करता जाता है और हम खामोश रहते हैं, क्योंकि हालत ऐसी बना दी गई है कि चाइना के बिना आपका काम ही ना चले। हर चीज चाइना से आ रही है। और चाइना भी भाई बड़ा होशियार देश है। अपने देश में लाइटर खरीदिए, 10 रुपए का सस्ता वाला लाइटर आता है, वो भी मेड इन चाइना होता है। आप यूरोप चले जाइए, वहां बढ़िया लाइटर होगा, 1 पाउंड का लाइटर होगा या 1 यूरो का लाइटर होगा, जिस देश में जा रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन वो लाइटर की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। तो चाइना जानता है यहां गरीब लोग हैं तो सस्ती चीज यहां के मार्केट में भर दो, वहां अमीर लोग हैं तो थोड़ी महंगी चीज वहां के मार्केट में भर दो। आज हालत यह है कि चाइना ने सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के भरोसे पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछले 50 सालों में चाइना ने कोई वार नहीं किया है। चाइना ने किसी से युद्ध नहीं किया है। कोरिया वार हुआ, उसमें नॉर्थ कोरिया की मदद जरूर की, लेकिन खुद जंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की मदद जरूर करता है, लेकिन किसी जंग में पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हुआ। 1972 में यही योजना बनाई थी पाकिस्तान में कि इधर से बांग्लादेश की तरफ से हम आक्रमण करेंगे, जो उस समय पूर्वी बंगाल था, वहां से हम आक्रमण करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर से चाइना आक्रमण करेगा, हिंदुस्तान फंस जाएगा। चाइना ने आक्रमण नहीं किया, चाइना जंग नहीं लड़ रहा था। पिछले 60-70 सालों में उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी गजब कर ली है कि किसी देश का काम चाइना के सामान के बिना चल ही नहीं पाएगा। छाता भी वही दे रहा है, पेन भी वही दे रहा है, मोबाइल भी वही दे रहा है, ड्रोन भी वही दे रहा है, जहाज भी वही दे रहा है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए थे अभी हाल में, तो बदले में चाइना ने अमेरिका की कई ड्रोन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि इनको हम ड्रोन बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो देंगे ही नहीं। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर जमीन हमारी कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना, तो वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन में वो हमसे बहुत आगे है, उसके ऊपर हम निर्भर हैं।
क्यों श्रीलंका भाग के चाइना के पास जा रहा है? क्यों मोइजू भाग के चाइना के पास जा रहा है? क्यों नेपाल चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रख रहा है? क्यों भूटान चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रख रहा है? दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्यार मोहब्बत नहीं होता है, लेन और देन होता है। जो ज्यादा दे सकता है, जो ज्यादा मदद कर सकता है, जो ज्यादा मजबूत है, उसके आसपास छोटे देश इकट्ठा होंगे और चाइना यही कर रहा है। मिडिल ईस्ट में एक जमाने में हमारी तूती बोलती थी। आज कंडीशन यह है कि लेबर हमारे हैं, लेकिन टेक्निक और इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों से भी चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। संबित पात्रा जी जो हैं वो आए बैठे बोलने के लिए राहुल गांधी के इस भाषण पर, कुछ और तो बोल नहीं पाए। कुल मिलाजुलाकर बोले कि 34 बार चाइना का नाम लिया। भाई, उन्होंने तो 34 बार चाइना का नाम लिया। तुम्हारे मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते कितनी बार चाइना जा चुके हैं, जरा वो काउंट कर लो। 34 बार उन्होंने चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि चाइना जो है हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो जमीन वापस ले लें। जयशंकर जी कहते हैं हमसे बड़ी इकॉनमी है, हमसे ज्यादा मजबूत इकॉनमी है, हम उससे कैसे लड़ाई लड़ लें। चाइना का नाम इसलिए लिया कि चाइना से सीख सको कि कैसे बिना जंग लड़े हुए दुनिया में मजबूत हुआ जा सकता है। चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो दिन में 36 बार चाइना का नाम लेता है, क्योंकि चाइना से उसको सारा अपना इनपुट मंगाना होता है। चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि मोदी जी के राज में भारत आत्मनिर्भर की जगह चाइना निर्भर देश में बदल गया है। अब अगर समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ रहा है कि अर्थव्यवस्था के नाम पर हमारे यहां क्या चल रहा है। अमेरिका की बात की उन्होंने और कहा कि अमेरिका भी भारत के ऊपर उतना ही निर्भर है। इस बात को समझना होगा, भारत से जो सस्ता श्रम जाता है, खासतौर पे जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, जो हमारा आप कहें ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारा दिमाग अमेरिका की तरफ जा रहा है, उसके बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। इस चीप लेबर के बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। लेकिन यह सब सोचे बिना लगातार अगर मोदी जी अमेरिका की तरफ झुकते जा रहे हैं, अगर लगातार अमेरिका आदेश दे रहा है और आप सर झुका ले रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? कहीं सिर्फ इतनी वजह तो नहीं है कि अडानी के खिलाफ जिस तरह का केस वहां दर्ज हुआ है, जिस तरह वहां अडानी के ऊपर बाकायदा वारंट जारी हुआ है, आप डरे हुए हैं, इसलिए अमेरिका की हर शर्त मांगते जा रहे हैं। अमेरिका आपके अप्रवासियों को बिठाकर भेज देता है, आप एक बार भी न चेक करने की बात करते हैं, न कुछ और करते हैं, चुपचाप मान लेते हैं। अमेरिका सैंक्शन लगाता है, आप चुपचाप मान लेते हैं। अमेरिका झुकने को कहता है, आप रेंगते चले जाते हैं। राहुल गांधी ने जब यह कहा कि आज अगर हमारी कंडीशन अच्छी होती, आज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जायंट होते, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से अपने शपथ ग्रहण समारोह में, कोरोनेशन में बुलावा पाने के लिए हमको बार बार मिन्नत नहीं करनी पड़ती। बुरा लग गया, संसद में शोर मचना शुरू हो गया। बाद में जयशंकर साहब जो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने पोस्ट किया कि मोदी जी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाते। तुरंत लोगों ने मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जब मोदी जी गए थे, उस समय की फोटो पोस्ट कर दी। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मोदी जी इस तरह के प्रोग्राम में नहीं जाते। अरे मेलोनी गई हुई थी, जाने कौन कौन गया हुआ था, दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख गए हुए थे। अगर बुलाया गया होता तो दौड़ के जाते। हुआ ये कि बुलाया ही नहीं गया। अंजना ओम कश्यप भी वहां से कह रही थी कि भीड़ भाड़ में क्या आते, अकेले आकर मिलेंगे। अकेले तो सब आके मिलेंगे, नेतन्याहू आज गया हुआ है और लोग भी जाएंगे, सब जाके मिलेंगे। फरवरी में जा रहे हैं मोदी जी, सबको पता है, लेकिन शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। ये एक बात है। राहुल गांधी का कहा बुरा नहीं लगना चाहिए था, सोचना चाहिए था, लेकिन यह सरकार सोचती कहां है? यह सरकार सोचने के अलावा बाकी सारा कुछ करती है। बेरोजगारी की बात जब राहुल गांधी कर रहे थे तो इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि मनमोहन सिंह के जमाने का भी उन्होंने जिक्र किया। हम लोग उस जमाने में भी लिख पढ़ रहे थे और उस जमाने में भी लगातार सरकार से यह सवाल कर रहे थे कि बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अलग से क्या किया जा रहा है। तो कहा यह जाता था कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन से ही रोजगार लोगों को मिलेगा। आज हालत यह है कि रिपोर्ट आती है, सरकार की रिपोर्ट आती है कि 22% का
ग्रोथ मिलता है प्राइवेट कंपनीज को, 22% उनका प्रॉफिट ग्रो कर जाता है और कुल मिलाजुलाकर रोजगार बढ़ता है सिर्फ 1.5%। यानी यह साबित हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे रोजगार नहीं बढ़ने वाला। इस देश का जो सबसे बड़ा अमीर है अडानी, उसके यहां नौकरी कितने लोग करते हैं यह गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे रोजगार नहीं मिल सकता। एक और बात है, सिर्फ सर्विस सेक्टर के भरोसे रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार के लिए जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है, जब कोई मशीन बनती है, जब कोई चीज बनती है तो उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, पूरी प्रोडक्शन लाइन बनती है और हर प्रोडक्शन लाइन के हर पॉइंट पर आपको लेबर की जरूरत पड़ती है, मेंटल लेबर की भी और फिजिकल लेबर की भी। वो रोजगार देता है। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा लगातार घटता जा रहा है, इसलिए रोजगार भी हमारा लगातार घटता जा रहा है। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा कि पिछले 20 सालों में उन्होंने मोदी के भी 10 साल की गिनती की और 10 साल की गिनती की मनमोहन सिंह के भी सरकार की कि पिछले 20 सालों में बाकी सब तो हमने हासिल किया, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिया। नेता ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी गलतियों पर भी सवाल उठा सके। मोदी जी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमने जो किया है वो तो बिल्कुल अच्छा किया है। कभी नोटबंदी की तारीफ पे तारीफ हो रही थी, अब नोटबंदी का जिक्र भी नहीं होता। कितनी ऐसी पॉलिसीज मैं बता सकता हूं जिसकी एक जमाने में खूब ढोलकी बजाई गई और उसके बाद बिल्कुल खामोशी साध ली गई, अब उस पर बात भी नहीं होती है। एक जरूरी सवाल उन्होंने उठाया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, और वो बड़ा चुनाव था। उन्होंने कहा कि 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें महाराष्ट्र का जो वोटर लिस्ट था हिमाचल प्रदेश के बराबर, यानी हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतने नए लोगों को जोड़ दिया। जितने लोग 5 साल में जुड़ते हैं उससे ज्यादा 5 महीने में जुड़ गए। उन्होंने सवाल उठाया कि यह जादू कहां से हुआ, एक बिल्डिंग में 70,000 लोग जुड़ जाते हैं तो वह कहां से जुड़ जाते हैं, यह सवाल उठाया। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक इतने बड़े मंच से चुनाव में हो रहे घपले को लेकर बात नहीं होती थी। बात कुल मिलाजुलाकर ईवीएम को लेकर होती थी, लेकिन समझ में यह आ रहा है कि ईवीएम से भी बड़ा खेल किया जा रहा है वोटिंग लिस्ट में फेरबदल करके। मेरठ के चुनाव पर न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से 60,000 लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया और 25,000 नए लोगों को जोड़ा गया, जिनमें से बहुतों के पते भी ठीक से नहीं लिखे थे। महाराष्ट्र के बारे में यही बताया जा रहा है कि 70-75 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। अब विधानसभा चुनाव में जहां 1,000, 2,000, 5,000 वोट से जीत हार होती है, वहां अगर एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 10-10 हजार लोगों को जोड़ दिया जाए तो आप सोचिए नतीजे किस तरह से बदले जा सकते हैं। अभी कांग्रेस ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। ईगल करके एक टीम बनाई है और उस टीम में अजय माकन, पवन खेड़ा जैसे सीनियर लीडर्स को रखा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब इसको गंभीरता से लेने जा रही है। यह देश के लिए और विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम है जो उनको करना चाहिए। एक और सवाल उठा चुनाव आयुक्त का। पहले जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, विपक्ष के नेता होते थे और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। अब यह हालत बनाई गई है कि प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और साथ में विपक्ष के नेता होंगे। यानी 2-1 से मामला तय है। पीएम जिसको चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी, वही चुनाव आयुक्त होगा। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि जब 2-1 होना ही है तो ऐसी मीटिंग में मेरे जाने का क्या मतलब है। चुनाव का पूरा मामला इतना ज्यादा गड़बड़ कर दिया गया है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर वोटर लिस्ट तक और उसके बाद वोट डालने, लोगों को जाने देने और ना जाने देने से तक इतना कुछ कर दिया गया है कि अब अगर विपक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर जबरदस्त तरीके से कुछ नहीं करेगा तो चुनाव लड़ने और ना लड़ने का कोई खास मतलब रह नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कल का दिन विपक्ष के लिए और खास तौर पे बेहद इंपॉर्टेंट रहा राहुल गांधी के लिए। न केवल उन्होंने शानदार भाषण दिया बल्कि उन्होंने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए और कोई 30 सेकंड का ऐसा वीडियो नहीं है जिस पर उनको ट्रॉल कर सके भाजपा की आईटी सेल। जाते जाते मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा मजेदार वीडियो आया जिसमें वो डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने की लगातार बात कर रहे थे। वैसे मोदी जी ने तुलना की थी जब जवाहरलाल नेहरू से कि उस जमाने में 12 लाख रुपए पाने वाले को इतना टैक्स देना पड़ता, तो मैंने सोचा कि उस समय से अभी तक का एक पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को एक पोस्टर बना के दे दूं। तो वो पोस्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेहरू जी की तनख्वाह 1,500 रुपए थी, इनकी तनख्वाह 2,80,000 रुपए है।
गेहूं उस समय 50 पैसे का था, आज गेहूं 40 रुपए किलो है। बाकी चीजें भी मैंने दे दी हैं, देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि उस जमाने और इस जमाने की कोई तुलना की जा सकती है। खैर, मैं बात कर रहा था खड़गे जी की, तो खड़गे जी डॉलर की तुलना में रुपए के गिरते जाने की बात कर रहे थे। नीरज शेखर जो है, वो चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, बलिया से सांसद हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो खड़गे जी ने अपने उम्र का फायदा उठाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बाप के साथ भी घूमता था, चुप होकर बैठ जाओ। ज्यादा कुछ इस पे हो नहीं पाया। पहले का मामला होता तो शायद धनखड़ जी कुछ ज्यादा धनकड़ी दिखाते, लेकिन एक अविश्वास प्रस्ताव की धमकी ने लगता है उनको भी थोड़ा शांत कर दिया है। जिस तरह से संसद शुरू हुई है, मुझे लगता है इस बार कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर कुछ बेहद शानदार बहस होगी। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि मजाक उड़ाने, हंसी करने और ये सब करने वाला जो भाषण मोदी जी देते हैं, उसकी जगह राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर गंभीरता से बात करें। देश का विकास, देश का भला, पक्ष और विपक्ष दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अगर कम से कम इन मुद्दों पर वो साथ चल सकें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है मोदी जी वही भाषण देंगे जो हर बार देते हैं। आपको क्या उम्मीद है वो कमेंट में बताइएगा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के चैनल लगातार चलते रहें तो आपको भी आगे आने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़िए। 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और कुछ ना किया हो तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।